नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का आपके अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। धरती से सोना उगाने का मादा रखता है किसान और पूरे साल भर कड़ी मेहनत करके दाना उगाता है किसान। ऐसे भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। इस समय गेहूं की फसलें पककर तैयार हैं और फसल की कटाई का कार्य भी चल रहा है। तो जैसा कि फसल बड़ी मेहनत से तैयार होती है, ऐसे में कटाई, मड़ाई और भंडारण पर भी किसान को विशेष ध्यान देना चाहिए, जिस पर तकनीकी सलाह दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा अमेठी के फार्म मैनेजर डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। जैसा कि इस समय किसान भाइयों की फसल लगभग सारी कटाई योग्य तैयार हो गई है, तो उसमें कटाई से पहले ये देख लें कि फसल पूरी पकी है कि नहीं है। उसका सबसे अच्छा किसानों के लिए तरीका है कि गेहूं की बाली लेकर के उसमें से दाने निकाल कर देखें और दांत के नीचे थोड़ा सा दाबें, तो जब कट की आवाज बोले तो जान लें कि कटाई योग्य लगभग फसल तैयार हो गई है। कटाई के दो तरीके इस समय प्रचलित हैं। एक तो मैनुअल, जो प्राचीन काल से हम लोग कटाई करते आ रहे हैं, हंसिए से कटाई की जाती है। उसमें किसानों के लिए बहुत ही अच्छा है कि मैनुअल कटाई करें, क्योंकि पशुपालन जो हम किसान भाई करते हैं उससे भूसे की हमें उपज प्राप्त हो जाती है और इससे इस समय जो भूसा उपज है एक के अनुपात में हमें गेहूं और भूसा प्राप्त होता है और हमें उससे बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त होती है और पशुओं के चारे का हमें प्रबंध अलग से नहीं करना पड़ता है। तो सह उत्पाद जो हमें गेहूं से भूसा के रूप में मिलता है उसका उपयोग हम पशुपालन के रूप में कर लेते हैं और जो किसानों के लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरा, आजकल रीपर कम बाइंडर तो जो आता है गेहूं की कटाई करके उसकी बंधाई कर देता है साथ साथ में, वो भी अच्छा तरीका है। किसान भाई रीपर कम बाइंडर से कटाई करा लें और कटाई के पश्चात थ्रेसिंग कर लें और थ्रेसिंग के पश्चात भूसा बना लें। यदि किसान भाई हार्वेस्टर से कटाई कराते हैं कंबाइन मशीन के द्वारा, तो उसमें जो है कटाई के बाद जो है भूसा जरूर बनाएं। भूसा बनाने से किसान भाइयों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो जाती है और उससे जो है आमदनी किसान भाइयों की बढ़ जाती है। और कटाई के पश्चात उनका भंडारण सुरक्षित करें और जिससे उसमें नुकसान न हो। देश के कुल उत्पादित खाद्यान्नों का 72.5% भंडारण किसानों के घरों में पुरानी एवं परंपरागत विधाओं से अनाज भंडारण किया जाता है, जबकि 27.5% सरकार वैज्ञानिक भंडारण भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वैज्ञानिक ढंग से करती है। फसलों की कटाई के बाद अनाज को विभिन्न स्तरों पर क्षति होती है। भौतिक रूप से अधिक ताप या नमी से अनाज को नुकसान होता है, जिससे अनाज की पौष्टिकता में कमी आती है। आमतौर पर कीड़ों द्वारा 2.55%, कटाई मढ़ाई द्वारा 1.68%, सूक्ष्म जीवाणु एवं नमी से 0.68%, चूहों द्वारा 2.50%, पशु पक्षियों द्वारा 0.85%, यातायात से 0.15% तथा प्रसंस्करण से 0.92% क्षति होती है। इस प्रकार लगभग भंडारण ठीक प्रकार न हो पाने के कारण अनाज का लगभग 10% का प्रतिवर्ष नुकसान देश में होता है। अनाज भंडारण के पूर्व ध्यान दें। भंडारण गृह या गोदाम को साफ सुथरा कर दीवारों को चूने से पुताई करें। भंडारण घर का फर्श धुलकर अच्छे प्रकार से सुखा लेना चाहिए। दीवार, फर्श, छत को कोई छेद या दरार नहीं होना चाहिए। यदि है तो मरम्मत करें। भंडारण घर की सफाई के साथ कीटों के संक्रमण से मुक्ति कर लें। इसके लिए मेलाथियान 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर घोल की 3 लीटर मात्रा से 100 वर्ग मीटर क्षेत्र की पुताई या छिड़काव करें। पुराने खाली बोरे, दीवारें, फर्श, पट्टियों, लकड़ी के तख्ते आदि कीटनाशक से छिड़काव द्वारा कीट संक्रमण से मुक्त करें। भंडारित अनाज को भली प्रकार साफ कर लें। अनाज, भूसा, धूल, खरपतवार से मुक्त तथा कटा पिटा अनाज भी अलग कर लें। अनाज को कड़े धूप में सुखा लें और ठंडा करके भंडारित करें। भंडारित अनाज में 10 से 12% नमी होनी चाहिए। भंडारण में उसमें देखें कि हम जहां भंडारित कर रहे हैं उसमें नमी ना हो। नमी यदि होगी तो हम उसमें कीड़े ज्यादा लगेंगे और हमारी अनाज की क्वालिटी खराब हो जाएगी और हमारा नुकसान भी होगा। तो उसके लिए सुखा लें अच्छी तरीके से फसल को और जहां तक हो सके जूट के बोरों में ही भंडारित करें और जहां हम रखें उसमें जमीन से 1 फीट ऊपर जो हम लकड़ी के कैरेट्स लगाते हैं उसको लगा लें और कभी जो हमारी छल्लियां होती हैं अनाज की
उसको उसमें छत से मिला के या दीवार से मिला के न लगाएं, नहीं तो हमारी जो नमी है उसकी जमीन की वो उसके साथ आ जाएगी और हमारा जो है अनाज, हमारी फसल जो है हमारा भंडारण गृह में खराब हो जाएगी और किसानों को काफ़ी क्षत उठानी पड़ती है और उसमें कीड़े भी बहुत लगते हैं। जैसे ही नमी उसमें बढ़ेगी अनाजों में, दानों में, वैसे हमारे कीटों का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। तो किसान भाई इस बात को सुनिश्चित करें कि भंडारण के पहले नमी उसमें बहुत ही कम हो, 10 से 12% होनी चाहिए, जिससे हमारा अनाज की क्वालिटी अच्छी बनी रहे। अपने प्रदेश में अमरूद की बागवानी सभी क्षेत्रों में देखी जा सकती है और जिन बागवान भाइयों ने इसके बाग लगाए हैं वे इनसे अच्छा लाभ तभी ले सकते हैं जब वह बाग का प्रबंधन उचित तरीके से करें। तो अमरूद के बाग में इस समय कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सिंह बघेल। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि फल बगीचे, प्रमुख रूप से जो अमरूद की फसल है या अमरूद के हमारे जो बगीचे हैं उनकी किस तरीके से अच्छा उत्पादन लें, किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके लिए सबसे पहले इस वक्त जो हमारा ग्रीष्म काल में पौधों की जो अगर छोटे साइज के भी हैं या बड़े साइज के हैं या हम कह सकते हैं कि पुराने बगीचे हों या नए बगीचे हों, उसमें प्रमुख रूप से है कटाई छटाई। इस समय कटाई छटाई प्रमुखता से करें और कटाई छटाई करने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि हमें मोटी शाखाएं नहीं काटनी है, बल्कि हमारी जो अंगुली होती है उस साइज की जो शाखाएं हैं उनको काटें और जो नई शाखाएं आएंगी उसमें अच्छे फूल भी आएंगे और अच्छे फल भी आएंगे। और अगर आपके वृक्ष की सही तरीके से उसका शेप नहीं आ रहा है, उसका सही तरीके से आकार नहीं आ रहा है, तो आपको चाहिए कि जो कई बड़ी शाखाएं भी हैं उनको भी कटाई करके सही शेप में आप अपने बगीचे के जो पौधे हैं उनको या वृक्ष हैं उनको अच्छी तरीके से ठीक कर सकते हैं। जब भी हम कटाई छटाई करें तो कई बार देखा गया है कि उसमें जो हमारे फंगस वाले रोग हैं वो लग जाते हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए हमें चाहिए कि जो बोर्डो पेस्ट है उसका हम पेस्ट लगा दें उन जहाँ पे काटा है या छटाई करी है ऐसे स्थानों पे, ताकि रोगों से बचाव हो सके। किसान भाइयों, अमरूद के बाग से गुणवत्ता युक्त अधिक फलत प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण पहलू है खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई और खाद प्रबंधन। इसलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने बाग में खरपतवार सिंचाई और खाद प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। जो हमारा बगीचा है उस बगीचे के उसमें जो खरपतवार हैं उनका विशेष रूप से नियंत्रण करना हमें आवश्यक है। तो चाहे वो बहुवर्षीय हो चाहे एक वर्षीय हो, सभी खरपतवारों को एक बार खेत से पूरी तरीके से साफ सफाई करा दें और साफ सफाई कराने के बाद किसी एक जगह पे उनको इकट्ठा करके या तो खाद बनाएं या फिर उसको नष्ट कर दें। अमरूद के बाग में सिंचाई शरद ऋतु में 15 दिन के अंतर पर तथा गर्मियों में 7 दिन के अंतर पर करते रहना चाहिए, जबकि फल देने वाले पौधों से फल लेने के समय को ध्यान में रखकर सिंचाई करनी चाहिए। उदाहरण के लिए बरसात में फसल लेने के लिए गर्मी में सिंचाई की जाती है, जबकि सर्दी में अधिक फल लेने के लिए गर्मी में सिंचाई नहीं करनी चाहिए। ग्रीष्म काल में हमारे पौधों को अगर पानी की कमी हो जाएगी तो उनका विकास रुक जाएगा और जो नई शाखाएं हैं वो आना रुक जाएंगी और आने वाले समय में आपके पौधों में जो आप उत्पादन चाहते हैं वो प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए आपको चाहिए कि आप या तो आपके पास अगर ड्रिप इरिगेशन की या ड्रिप के माध्यम से जो बूंद बूंद सिंचाई है इसकी अगर व्यवस्था है तो आप बूंद बूंद सिंचाई की व्यवस्था आपके खेत पे कराएं और उसके लिए इस बात को सुनिश्चित करें कि सभी वृक्षों को पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता हो रही है। इसके अलावा आप चाहें कि पानी की कमी ना हो, इसके लिए नमी बरकरार रहे, इसके लिए आप जो घास फूस बचा होता है या हमारे पौधों के जो अवशेष बचे होते हैं उनको आप उसमें मल्चिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि पौधों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और पोषक तत्वों के लिए आप या तो गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई होनी चाहिए और या तो फिर केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट जिसे हम कहते हैं, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। प्रति पौधा आप अगर केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें, अगर हमारे पौधे 2 से 5 वर्ष तक के हैं तो उसमें लगभग 6 से 7 तगाड़ी तक आप गोबर की खाद या केचुआ की खाद डाल सकते हैं। इसके अलावा बड़े वृक्ष हैं और 5 साल से ऊपर के हैं तो उसमें लगभग 10-11 तगाड़ी तक आप गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई या केचुआ खाद डाल सकते हैं। इसके बाद आप उनको अच्छी तरीके से मिला देवें और फिर पानी देवें तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लाभ होगा। अब बात आती है रोग और कीट नियंत्रण की। तो आप अपने अमरूद के बागों में रोग और कीटों का किस तरह से नियंत्रण करें, आइए जानते हैं। अगर ग्रीष्मकाल की बात करें तो फ्यूजेरियम जो होता है या हम कह सकते हैं उगरा रोग जो कहते हैं वो आपके इस फसल में आती है। और ग्रीष्मकाल में अगर जब आपको दिखता है कि पौधों में फ्यूजेरियम की बीमारी का कहीं आपको दिख रहे हैं तो किसान भाइयों आपको चाहिए कि M48 रेडोमिल जो दवा है उसकी लगभग 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसका अगर छिड़काव करें, इससे आपको ये जो फ्यूजेरियम की बीमारी है इससे रोकथाम होगी। इसके अलावा हमने ये देखा है कि ग्रीष्मकाल में
खेतों में या हमारे बगीचों में किसी प्रकार के पौध अवशेष पड़े हैं तो उसमें दीमक हो जाती है और ये दीमक धीरे धीरे हमारे बगीचे में फैल जाती है और ये बहुत बड़ी समस्या है जो बड़े बड़े बगीचों को नष्ट कर देती है। तो दीमक की रोकथाम के लिए चाहिए आपके जो थाला बना रहे हैं आप उसमें पानी में भी उसकी लगभग 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से या तो आप मोनोक्रोटोफास या क्लोरोपाइरीफास इस प्रकार की जो हमारी कीटनाशक दवाइयां हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और दीमक की रोकथाम कर सकते हैं। जो हमारे बगीचे उसमें प्रमुख रूप से वृक्षों में देखा गया है कि एक प्रमुख समस्या आती है वो एंडरबिला की, और एंडरबिला की पहचान ये है कि जो भी हमारे पौधे हैं उनकी आप जो तना है या शाखाएं हैं उसमें कई बार जाली जाली सा दिखाई देगा और जो हमारे एंडरबिला जो कीट है उसका अवशिष्ट पदार्थ जो होता है जो वो इकट्ठा रहता है वो जाली के रूप में आपके उस स्थान पे दिखाई देता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी हम भ्रमण करते हैं हमारे बगीचे में और कहीं इस प्रकार की समस्या दिखती है तो ये एक बहुत बड़ी ही समस्या है और इस समस्या से पूरा पौधों को नुकसान होता है। एंडरबिला की समस्या आपके बगीचों में या पौधों में दिखाई दे रही है तो उनकी रोकथाम करना अति आवश्यक है। और रोकथाम करने के लिए आपको क्या चाहिए कि सबसे पहले तो या तो इंजेक्शन के माध्यम से क्लोरोपाइरीफास की दवा 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से उन जो आप जाली देखते हैं वो जाली को हटाएंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक छेद दिखाई देगा, उसके अंदर आप इस दवाई को डाल सकते हैं। या सबसे साधारण या सिंपल उपाय है वो है मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल का किसी भी रुई में फोया बनाकर और उस छेद के अंदर किसी तार से अच्छी तरीके से अंदर डाल दें और गीली मिट्टी से उस छेद को बंद कर दें तो आपको ये जो एंडरबिला की समस्या है इससे निजात मिलेगी और आपके बगीचे में पौधों की बढ़वार भी अच्छी होगी और पौधों को सूखने की समस्या नहीं होगी। इस प्रकार से आप अमरूद के बगीचे में इस कीट से रोकथाम कर सकते हैं और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपने प्रदेश में लहसुन की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और जिन किसान भाइयों ने लहसुन की फसल लगाई थी उनकी फसल की इस समय खुदाई हो रही है, लेकिन लहसुन की खुदाई और भंडारण करते समय कुछ विशेष बातों को ध्यान देना बेहद जरूरी होता है जिससे लहसुन को लंबे समय तक सुरक्षित रख सके और अधिक मंडी भाव मिल सके। तो आप लहसुन की खुदाई और भंडारण करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखें, इस बारे में उचित जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर AS जोधा। किसान भाइयों, लहसुन के अंदर आप देखेंगे कि अंतिम आपने सिंचाई कर दी होगी, बहुत ही हल्की करते हैं जिससे कि आपको खुदाई में बल्ब निकालने के अंदर ठीक रहेगा। और आप देखेंगे कि पत्तियां है ना जो पीली पड़ गई है और सूखने लगी है उस समय पूरे बल्ब पूरा बच जाता है। तो बल्ब पूरा बनने के बाद में उसको उखाड़ करके और उस बल्ब को पत्तियों को काट करके और अपन है ना छाया में उनको सुखा दे और तो जिस बाद में तो उसकी मिट्टी झड़ जाएगी अलग अलग करके और उसको बाद में किसान भाई उस बल्ब को ना बाजार के अंदर बेच सकते हैं। लहसुन की खुदाई हेतु परिपक्वता की पहचान। किसान भाइयों, जिस वक्त लहसुन की पत्तियां पीली पड़ जाए और सूखने लग जाए तब फसल को परिपक्व समझना चाहिए। इसके बाद सिंचाई बंद कर देना चाहिए और 15 से 20 दिनों के बाद कंदों की खुदाई कर लेना चाहिए। लहसुन की फसल प्रजाति एवं मिट्टी के अनुसार बुआई के लगभग 4 से 5 माह बाद तैयार हो जाती है। जब कंद अच्छी तरह पक जाए तब खुरपी की सहायता से श्रमिकों द्वारा कंदों की खुदाई की जानी चाहिए। खुदाई के बाद कंदों को 3 से 4 दिनों तक छाया में सुखा लेते हैं। इसके बाद कंद से 2 से 2.5 सेंटीमीटर छोड़कर डंठल को काटकर अलग कर देते हैं। फिर इन कंदों को सूखे स्थान पर रखते हैं। कंदों की छटाई एवं ग्रेडिंग। लहसुन के कंदों को भंडारित करने से पहले श्रेणीकरण करना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए बड़ी गांठें, मध्यम एवं छोटी गांठों के रूप में श्रेणीकरण करते हैं तथा सड़े गले एवं कटे फटे इत्यादि कंदों को अलग कर देते हैं जिससे कंद सड़ने की समस्या कम हो जाती है। अगर आपको घर के अंदर ही अगर लंबे समय तक के लिए अगर लहसुन को रखना है तो पत्तों को काटे नहीं, उनको बांध करके और हवा में अंदर उनको लटका दें तो आप लंबे समय तक है ना लहसुन को ना अपने पास रख सकते हैं जिससे कि वो खराब नहीं होगा और आपका ना उसका वजन भी है ना वो लॉस नहीं होगा। लहसुन के कंदों की पैकिंग। लहसुन का पैकिंग जालीदार जूट के बोरों में किया जाता है। इसके अलावा नायलॉन नेट वाले बैग्स जिसमें हवा का आदान प्रदान अच्छा हो उसमें श्रेणीकरण किए गए कंदों की पैकिंग की जाती है। इसके लिए मानक 18 किलोग्राम और 25 किलोग्राम एवं 50 किलोग्राम की पैकिंग हेतु बनाए गए हैं। इस तरह से लहसुन का पैकिंग करना अच्छा होता है। लहसुन का भंडारण। लहसुन का भंडारण किसान भाइयों के लिए बेहद ही फायदे का सौदा है। यदि किसान भाई अपने उत्पाद का भंडारण करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाता है। लहसुन को 6 से 8 माह तक 70% से कम आर्द्रता एवं हवादार स्थान पर रख सकते हैं और जब इसका बाजार में भाव अच्छा मिले उस वक्त बेचें तो किसान भाइयों को ज्यादा फायदा होगा।
एक हेक्टेयर में करीबन 110 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ना इसके उत्पादन किसान को मिल सकता है। और अभी बाजार में अच्छा भाव भी है, तो अच्छी मंडी में जाकर के बेचेंगे तो अच्छा पैसा मिल सकता है। तो किसान भाइयों, ये अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे तो आपको ना बाजार के अंदर ना लहसुन की अच्छी कीमत मिल जाएगी और अपने घर के उपयोग के लिए भी आप लहसुन को रख सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बिजौरा, जिला गाजीपुर के कृषक शिवानंद मौर्य ने। यह परवल की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो शिवानंद मौर्य जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। कद्दू वर्गीय सब्जियों में परवल का बहुत ही प्रमुख स्थान है। परवल में मुख्य रूप से दो बीमारियां लगती हैं। पहला है मृदरोमिल आसिता, जिसको कि डाउनी मिल्ड्यू रोग के नाम से जाना जाता है। और इस रोग का प्रकोप उस समय होता है जब वातावरण में तापक्रम 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और नमी का प्रतिशत 75 से 80% होता है, तो ये रोग बहुत तेज़ी से फैलता है। इस रोग के लक्षण सर्वप्रथम पत्तियों पर दिखाई देते हैं और पत्तियों पर कोणीय धब्बे दिखाई देते हैं। जिस स्थान पर कोणीय धब्बे होते हैं उसकी निचली सतह पर रुई के समान सदृश संरचना दिखाई देती है और उसी स्थान पर ऊपर ही कोणीय धब्बे नज़र आते हैं और धीरे धीरे करके ये जो धब्बे नज़र आते हैं वो भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं और रोग की उग्रता जब अधिक होती है तो संपूर्ण पत्तियों और तनों पर भी ये फैल जाता है और फलों पर भी ये दिखता है। तो इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि जब ये जैसा लक्षण मैंने बताया अगर दिखाई देता है तो मैंकोजिब नामक दवा आती है, उसकी 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके छिड़काव करें। और 10 दिनों के बाद जो है रिडोमिल नाम की दवा आती है, इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके यदि छिड़काव करते हैं जैसा मैंने बताया है तो इस रोग का नियंत्रण बहुत आसानी से करके परवल की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और रोग का प्रतिशत अगर बहुत ज़्यादा है, 70-80% अगर पौधा नष्ट हो गया है तो लताओं को काट करके ज़मीन के अंदर दबा दें अथवा उसे जला देना चाहिए। दूसरा जो सबसे प्रमुख रोग लगता है वो चूड़ी फफूंदी रोग है। पत्तियों पर सफ़ेद चूर्ण नज़र आता है और रोग की उग्रता अधिक होने पर संपूर्ण पत्तियों टहनियों को ये ढक लेता है सफ़ेद चूर्ण से और फलों पर भी इसका प्रकोप दिखाई देता है। तो इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि बाज़ार में घोलनशील सल्फर आता है, इसकी 2 से 4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाएं और इसका 2 से 3 छिड़काव 10 से 12 दिनों के अंतराल पर यदि करते हैं तो बहुत आसानी से इस रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरी दवा बाजार में उपलब्ध है जो पेनकॉनजॉल के नाम से आती है, इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके अगर छिड़काव करें तो इस रोग का नियंत्रण आसानी से करके चूड़ी फफूंदी रोग की रोकथाम किसान भाई कर सकते हैं। कीटों में जो सबसे प्रमुख कीट लगता है वो है फल छेदने वाली मक्खी, फल मक्खी के नाम से जाना जाता है। और इसका प्रकोप जब होता है तो फल जो है वो पीले रंग का दिखाई देता है। फल मक्खी करती क्या है कि परवल के फल के अंदर ही अंडे दे देती है और विकसित हो रहे जो फल होते हैं जो मुलायम होते हैं वो उसकी बढ़वार नहीं हो पाती है, अंडों से सुंडी निकल करके अंदर ही अंदर गूदे को खा जाती है, फल टेढ़ा हो जाता है, फल पीला दिखाई देता है। तो इसकी ये प्रमुख पहचान है। अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो किसान भाइयों को चाहिए कि मैलाथियन 40 मिलीलीटर ले लें, 20 लीटर पानी ले लें और उसमें 200 से 300 ग्राम गुड़ मिला दें और इस तरीके से घोल तैयार करें और प्रति हेक्टेयर की दर से 200 से 250 पौधे पर अगर छिड़काव कर दें तो इस फल मक्खी की कीट की रोकथाम किसान भाई आसानी से कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया है कि जो प्रमुख रोग हैं और जो प्रमुख कीट लगता है इसकी रोकथाम अगर किसान भाई करते हैं तो परवल से अधिक लाभ कमा सकते हैं रोगों की और कीटों की रोकथाम करके। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। आंवला के बागानों में इस समय किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर सलाह। जैविक खादों और उर्वरकों का खेती में महत्व। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।